नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ब्राजीलिया में मोदी का मिशन, भारत ब्राजील संबंधों को नई ऊंचाई। सीजेआई गवई को महाराष्ट्र विधानसभा में सम्मान, बोले संविधान का विद्यार्थी हूं। शेयर बाजार में विदेशी साजिश, सुप्रिया श्रीनेत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट पर संसद में सवाल, डीजीसीए और एयर इंडिया की चुप्पी पर घेरा। ओवैसी के सियासी दांव से महागठबंधन में हलचल, बीजेपी को मिल सकता है फायदा। और मीरा भाईंदर में मराठी बनाम भाषावाद की जंग, मनसे का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ब्राजील की राजधानी ब्राजिलिया पहुंच चुके हैं, जहां उनका जोरदार और सांस्कृतिक स्वागत हुआ। ब्राजीलिया एयरपोर्ट पर शिव तांडव, स्रोत और शास्त्रीय नृत्य से उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, कृषि, तकनीक और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों पर चर्चा होना तय है। खास बात यह है कि भारत और ब्राजील की राजनीतिक साझेदारी 2006 से जारी है और अब दोनों देश इसे और व्यापक करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी की यात्रा का मुख्य मकसद भारत ब्राजील के रिश्तों को नई मजबूती देना है। दोनों देश उभरती अर्थव्यवस्थाओं और आपसी व्यापार में नई संभावनाओं को तलाशना प्राथमिक एजेंडा मान रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को ब्रिक्स समिट के दौरान जलवायु सम्मेलन, वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे विषयों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने दो टूक कहा कि बीमारी पासपोर्ट या वीजा की मोहताज नहीं होती और इसका हल पूरी दुनिया को मिलकर निकालना होगा। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के मंच से पहलगांव आतंकी हमले की भी कड़ी निंदा की और कहा कि यह हमला सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी मानवता पर हमला है। ब्रिक्स के 31 पन्नों के संयुक्त घोषणा पत्र में भी इस हमले और ईरान पर इजरायली कार्रवाई की निंदा की गई है। भारत की 5 देशों की इस विदेश यात्रा में प्रधानमंत्री अब तक घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और अर्जेंटीना जा चुके हैं। ब्राजील चौथा पड़ाव है और अगला पड़ाव नामीबिया होगा। यानी कि विदेश नीति के स्तर पर पीएम मोदी इन दिनों पूरी दुनिया में भारत की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में आज देश के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई का विशेष अभिनंदन किया गया। इस मौके पर दिए गए अपने ऐतिहासिक भाषण में चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि वे खुद को आज भी भारतीय संविधान का विद्यार्थी ही मानते हैं। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि ये सम्मान सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनके पिता को भी समर्पित है, जिन्होंने इसी विधानमंडल में वर्षों तक जनसेवा की थी। गवई ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि संविधान सभा में आम्बेडकर को बोलने का मौका सही समय पर मिला और उन्होंने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में जो भूमिका निभाई वो आज भी भारत की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने तब कहा था कि स्वतंत्रता बहुत संघर्ष से मिली है, इसे टिकाए रखना हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान केवल शासन का दस्तावेज नहीं बल्कि ये समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की जीवंत आत्मा है। जातीय भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ चेतावनी देते हुए बाबा साहेब ने जिन सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात की थी, आज हमें उसी को जीवित रखना है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने मराठी माध्यम से पढ़ाई की है और ये उनकी जड़ों की ताकत है। उनका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना इस बात का प्रतीक है कि भारत में अवसर सबके लिए हैं और संविधान इसी विचार का संरक्षक है। विधिमंडळातून जेव्हा मी 10वी पास झालो आणि वडील ज्यावेळेला उपाध्यक्ष होते विधान परिषदेचे ओल्ड काउन्सिल हॉलमध्ये आणि त्यानंतर 1981 मध्ये या बिल्डिंगचं उद्घाटन झालं, नव्या बिल्डिंगचं, त्याही वेळेला ते सभापती होते आणि त्यांच्या उपस्थितीत आजही ब्लॅकवरती नाव आहे। आणि अशा विधिमंडळाच्या इमारतीत ज्या विधिमंडळाचं माझ्या वडिलांशी अतिशय 30 वर्षापेक्षा जास्त नजीकचं प्रेमाचं नातं राहिलेलं आहे, त्या विधिमंडळात हा जो मला सन्मान आपण करत आहात तो माझ्यासाठी न भूतो न भविष्यती असा आहे। बाबासाहेब म्हणाले की पहिली गोष्ट म्हणजे या घटनेमध्ये जो राईट टू लाईफ आहे, राईट टू लिबर्टी आहे आणि राईट टू होल्डिंग अ प्रॉपर्टी
without it being taken by due process of law. या मूलभूत गोष्टींचाच गोष्टीच त्याच्यामध्ये नाही आहेत. आणि दुसरी बाबासाहेब म्हणाले की आपण काही फंडामेंटल राईट्स दिलेले आहेत ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशनमध्ये, परंतु राईट्स आर ऑफ नो यूज विदाउट रेमेडीज. आणि ते म्हणाले की जोपर्यंत आपण कुठल्या मूलभूत अधिकाराचं जर हनन झालं असेल, त्याचं व्हायोलेशन झालं असेल, तर त्याकरता रेमेडी प्रोव्हाइड करणार नाही, तर तोपर्यंत राईट्सला काहीही महत्व नाही. तिसरी बाब बाबासाहेब म्हणाले की पंडित जवाहरलाल नेहरूंकडनं ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशन होतं आणि त्यामुळे मला त्यांच्याकडून जास्त अपेक्षा होत्या की जो पक्ष एका सामाजिक आणि आर्थिक समानतेकरता ॲडव्होकेसी करतो, त्याचा पाठिंबा करतो, या घटनेमध्ये जे ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये या देशाला निर्देश देण्याकरता सामाजिक आणि आर्थिक एकता कशी यावी याकरताही काही प्रोहिबिजन नाही. आपल्याला सगळ्यांना माहितच आहे की बाबासाहेब हे एक खऱ्या अर्थानं राष्ट्रीयत्व असलेले व्यक्ती होते. बाबासाहेब नेहमी म्हणायचे की आय एम फर्स्ट इंडियन अँड लास्ट इंडियन. आणि त्या पहिल्या भाषणातच बाबासाहेब म्हणाले की व्हेनेवर द डिग्निटी ऑफ द नेशन इज इन्व्हॉल्व्ड, इट इज पॅरामाउंट. जेव्हा केव्हा देशाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न येतो, मग त्या प्रतिष्ठेसमोर कुठल्या एखाद्या व्यक्तीची, कुठल्या एखाद्या राजकीय विचाराची, कुठल्या एका संस्थेची प्रतिष्ठा ह्या सगळ्या संपल्या पाहिजेत आणि देशाच्या प्रतिष्ठेसाठी आपण सर्वांनी एकत्रित झालं पाहिजे. देश की अर्थव्यवस्था और निवेशकों की जेब पर हमला करने वाली एक बेहद गंभीर साजिश का आरोप कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया है. कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि एक अमेरिकी एल्गो कंपनी भारत में आकर हमारे डेरिवेटिव और इक्विटी मार्केट में भारी हेराफेर कर रही है, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है. सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया है कि ये कंपनी विदेशी कंपनी सीधे तौर पर शेयर बाजार में दखल देती है. वो न केवल इक्विटी मार्केट में दखल देती है बल्कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस बाजार में भी सक्रिय है. इतना ही नहीं, ये कंपनी मार्केट क्लोज का इस्तेमाल करके ये तय करती है कि बाजार बंद होने पर कौन सा शेयर कितने पर बंद होगा. तो ये क्या करते थे, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग तो दुनिया भर में होती है, ये क्या करते थे और इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों का नुकसान कैसे किया? क्योंकि एक अमेरिकन एल्गो कंपनी हमारे देश में आकर शेयर बाजार में डेरिवेटिव मार्केट में घुसकर हेर फेर करे और हमारे लोगों का नुकसान हो और सरकार आंखों पे पट्टी बांधे रहे. एसेंशियली स्टोरी का क्रक्स यही है, यही हुआ है. तो ये क्या करते थे, ये डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में भी काम करते थे और फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में भी काम करते थे, और इतनी बड़ी तादाद में करते थे कि ये मार्केट को मैनिपुलेट कर लेते थे. ये डायरेक्ट इक्विटी मतलब शेयर बाजार में शेयर का दाम निर्धारित करते थे, और इसको करने के लिए ये एक चीज कहते हैं मार्केट मार्किंग क्लोज. मतलब आज जो स्टॉक है वो 3:30 बजे जब मार्केट की ट्रेडिंग बंद होगी तो वो कितने दाम पर बंद होगा वो ये निर्धारित करते थे. क्योंकि ये इतनी वॉल्यूम्स में ट्रेड कर रहे होते थे कि ये ऐसा कर सकते थे. इसको मार्किंग क्लोज कहा गया है. ये दुनिया में और भारत में अवैध है, गैर कानूनी है. किसी भी ट्रेडर को, किसी भी कंपनी को ये इजाजत नहीं है. ये स्टॉक मैनिपुलेशन है सरासर. ये स्टॉक प्राइस के साथ हेर फेर है. इसकी सजा जेल होता है. ये किया इन्होंने. ये निर्धारित करते थे कि डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में एक शेयर कितने पे बंद होगा, और फिर उसी शेयर प्राइस का फायदा उठाकर ये फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट पे पुट और कॉल ऑप्शन के माध्यम से बड़ा मोटा बेहिसाब मुनाफा कमाते थे, जो अब सेबी मान रही है. 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था.
इस भीषण हादसे में 270 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, लेकिन अब तक ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लोक लेखा समिति यानी कि PAC की बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरलाइंस के अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे गए। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने की और एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन सहित कई शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसदों ने पूछा कि ब्लैक बॉक्स के डेटा का विश्लेषण कहां तक पहुंचा है और इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी। इसी बैठक में एक और गंभीर मुद्दा उठा, श्रीनगर के हवाई किराए में अप्रत्याशित बढ़ोतरी। सांसदों ने सवाल किया कि अप्रैल के पहलगांव आतंकी हमले के बाद आखिर किराए में इतनी तेजी से उछाल क्यों आया। सांसदों ने BCAS से सुरक्षा ऑडिट की मांग की, जबकि DGCA ने पारदर्शिता बरतते हुए समयबद्ध रिपोर्ट देने की अपील की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी, एरिया और BCAS ने अधिकारियों की बैठक में शामिल रहे, लेकिन हादसे पर जवाबदेही तय नहीं हुई। अब सवाल है कि क्या पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलेगा और क्या DGCA अब पारदर्शिता की उड़ान भर पाएगा। बिहार की राजनीति में असुद्दीन ओवैसी ने अपने सियासी दांव से नया तूफान खड़ा कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले MIM के महागठबंधन में शामिल होने की खुली पेशकश की है, लेकिन RJD और कांग्रेस पर खुलकर कुछ बोल नहीं रहे। ओवैसी की ये चाल लालू यादव और राहुल गांधी दोनों के लिए मुश्किल बन गई है। AIMIM की ओर से भेजे गए पत्र में महागठबंधन के भीतर गहरी उलझन पैदा हो गई है। ना उन्हें कहा जा सकता है, ना साफ तौर पर इनकार किया जा सकता है। ओवैसी को शामिल करने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा रुक सकता है, लेकिन दूसरी ओर ध्रुवीकरण का खतरा भी उतना ही बड़ा है। 9 जुलाई को राहुल गांधी पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात करने वाले हैं, जहां इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट रणनीति बन सकती है। फिलहाल सभी खेमों में चुप्पी है और यही चुप्पी बीजेपी को संभावित लाभ की दिशा में ले जा सकती है। ओवैसी का ये खत सिर्फ एक पत्र नहीं, बल्कि महागठबंधन की एकजुटता की परीक्षा बन चुका है। अब देखना होगा कि राहुल और लालू इसका क्या हल निकालते हैं। नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर शहर में भाषावाद की शुरू हुआ विवाद की लड़ाई एक वीडियो से हुई, जहां एक दुकानदार से भाषा को लेकर बहस हुई, फिर थप्पड़ चल गया। मनसे ने इस घटना को मराठी अपमान बताया और सोमवार को शक्ति प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। पूरे शहर में धारा 144 लागू थी। बावजूद इसके मनसे कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जमा होकर नारेबाजी की। जय महाराष्ट्र के नारों से गलियां गूंज उठी। पुलिस ने एहतियातन सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आवाज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी ने इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर शहर में जिस तरह से भाषावाद को लेकर राजनीति शुरू हुई है, उसको लेकर आज महाराष्ट्र निर्माण सेना के कई पदाधिकारियों सहित साथ ही मराठी एकीकरण समिति की ओर से एक बड़ा मोर्चा आयोजित किया गया था। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस मोर्चे को कोई भी सरकारी जो मान्यता है या परमिशन है वो नहीं दी गई थी। सिचुएशन आप देखते हैं कि यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स तैनात है। पूरी तरह से 4 चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कई पदाधिकारियों को साथ ही एकीकरण समिति के लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है। हम बातचीत करते हैं यहाँ के ACP गायकवाड़ से। गायकवाड़ सर, जिस तरह से परमिशन नहीं दी गई थी, कल रात से ही बातें सामने आ रही थी, कल देर रात से ही आपकी धरपकड़ शुरू हो गई थी। नहीं, ठीक है, परमिशन हमने डिनाई किया था और शांति बनाए रखने के लिए जो कानून के तहत करना चाहिए वो हमने सब किया। लेकिन जिस तरह से पहले एक मोर्चा निकाला गया व्यापारियों की तरफ से, जो कांड हुआ था यहाँ पे थप्पड़ कांड, मनसे की तरफ से जिस तरह से सामने आई बातें कि मारा गया था, अब उसकी तरफ से उसी को जवाब देने के लिए यहाँ से एकीकरण समिति के लोग साथ ही मनसे के लोग आ रहे थे, तो उन्हें परमिशन नहीं दी गई। ये मामला यहीं पे थम जाएगा? आप लोग के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, दोनों मोर्चा है, दोनों के लिए हमने परमिशन नहीं दिया था। पहला मोर्चा है बिना परमिशन निकाला था, उनके ऊपर हमने ऑलरेडी गुनाह रजिस्टर किया है। तो खाली गुनाह रजिस्टर्ड किया और कितने लोग को डिटेन किया है टोटल इस मोर्चे में, और पहले के लोग कितने लोगों को डिटेन किया था? इस मोर्चे में अभी कितने डिटेन किया है मेरे पास आंकड़ा नहीं है फिलहाल। लेकिन क्या लगता है कि मामला यही थम जाएगा? क्योंकि भाषावाद को लेकर एक तरफ से यहाँ के जो स्थानीय विधायक है नरेंद्र मेहता का नाम बीच में सामने आ रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से मोर्चा निकाला गया है, दोनों तरफ से भावनाएं हमारे तरफ पहुंची है, दोनों तरफ से निवेदन दिया गया है, वो निवेदन पे हमने काम भी किया है। अभी फिलहाल तो आज के आंदोलन के बाद मामला शांत हो जाएगा। साहब, ये बात से सामने आ रही है कि अब जो यहाँ आप लोगों ने स्थानीय लेवल परमिशन नहीं दिया था,
अब यही लोग सरकार के पास मोर्चे की परमिशन मांगने जा रहे हैं और खबर आ रही है कि उन्हें शायद परमिशन मिल गई है। तो इसे कैसे टैकल करेंगे आप लोग? ठीक है, परमिशन मिल गई तो अच्छी बात है, हम तो प्रोटेक्शन के लिए ही है जनता के। सिचुएशन फिलहाल जिस तरह से कंट्रोल है, आज भी दुकानें पूरी तरह से यहाँ पे बंद है। हालांकि डर लग रहा था दुकानदारों को किसी प्रकार की तोड़फोड़ ना हो, क्योंकि पहले व्यापारियों का मोर्चा, फिर उनको जवाब देने के लिए एक पार्टी लेवल पे मोर्चा, साथ में एकीकरण समिति का शामिल होना। व्यापारियों में एक डर का माहौल है, अगर कुछ हुआ तो सीधे उन पर अटैक होगा। नहीं, व्यापारियों में डर का बिल्कुल माहौल नहीं है। व्यापारी संगठन हमसे पहले भी मिल चुके हैं और उनका पुलिस के ऊपर पूरा ट्रस्ट है और मीरा भाईंदर में शांति प्रस्तापित करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से कोशिश की है। गायकवाड़ साहब, अगर एक मैसेज देना हो, संदेश मीरा भाईंदर पुलिस की तरफ से, चाहे महाराष्ट्र निर्माण सेना और राज ठाकरे की, चाहे मराठी एकीकरण समिति हो, चाहे के स्थानीय व्यापारी हो, चाहे स्थानीय आमदार हो यहाँ के, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आप लोग का है, सबसे बड़ी माथापच्ची आप लोग करनी पड़ती है, क्योंकि आम लोगों की ज़िंदगी, यहाँ के दुकानदारों के साथ ही जो धंधा व्यवसाय करते हैं उनका भी सवाल है। नहीं, हमने अभी दोनों तरफ से आंदोलन हो गए, अपने शहर में पूरी तरह से शांति प्रस्तापित हो, इसके लिए सब पूरे नागरिकों ने ट्राई करना चाहिए और ये विवाद यहीं पे अभी ख़त्म कर देना चाहिए। पुलिस तो कानून व्यवस्था संभालने के लिए ही हमारे पास हर रोज़ चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन फिर भी हम जनता से अपील करेंगे, कार्यकर्ता से अपील करेंगे कि आप कानून का पालन करें, पुलिस विभाग का सहकार्य करें। जिन लोगों को डिटेन लिया गया उन पर कोई कार्रवाई होगी कि ऐसे ही? नहीं, अभी डिटेन किया है, अभी आंदोलन खत्म हो गया, उनको भी हम थोड़ी देर में छोड़ देंगे। प्रकाश गायकवाड़ यहाँ के स्थानीय एसीपी। आपको बता दें कि यहाँ पर आप दुकान देख सकते हैं, ये वही दुकान है जोधपुर स्वीट नमकीन की दुकान, जिसके दुकानदार को महाराष्ट्र निर्माण सेना के पदाधिकारियों के जरिए थप्पड़ मारा गया था। ये दुकान तो बंद ही है। साथ ही यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर में जितने भी आसपास के दुकान हैं जहाँ पर मोर्चा होने वाला था, उस मोर्चे में शामिल तमाम लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उन पर अभी किस तरह की धाराएं लगाई जाएंगी वो अलग विषय है। लेकिन कई पदाधिकारियों को, जिसमें राज ठाकरे के पार्टी के लोग भी शामिल हैं, साथ ही यहाँ पर के जितने भी मराठी जो एकीकरण समिति के लोग आए थे वो भी शामिल हैं। तमाम दुकानें आप देख सकते हैं कि कुछ जो ज़रूरतमंद दुकानें हैं, जैसे मेडिकल स्टोर है, सामने आपको दिखाई दे रहा है, वो खुले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बालाजी होटल है जो यहाँ पे मेंशन होता है हमेशा एक पॉइंट के नाम पे, वो भी पूरी तरह से बंद है। पुलिस फोर्स के तमाम जो यहाँ पर जवान तैनात हैं, उन्हें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से यहाँ पर चार चौबंद की गई है। देखते हैं कि महिला पुलिस अधिकारी भी हैं, अगर महिलाओं का कुछ झुंड यहाँ पर आता है तो उन्हें टैकल करने के लिए तमाम महिला पुलिस के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कुल मिला जुला कर पूरी तरह से स्थिति बिगड़ने ना पाए, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे, उसको लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने काफ़ी इंतजाम किए थे। इन बसों को आप देख सकते हैं, ये बस खास करके मुंबई पुलिस की जो या मीरा भाईंदर शहर पुलिस की जो पुलिस वैन है वो कहीं कम ना पड़ जाए, इसलिए इन बसों को यहाँ पर आज तैनात किया गया था। अगर मोर्चे में ज़्यादा लोग शामिल होते हैं और उन्हें डिटेन किया जाता है तो इन बसों के जरिए जो यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर की जो बसें हैं, इन्हीं बसों में बैठाकर उन तमाम लोगों को पुलिस थाने ले जाया गया है। कैमरामैन सुरेश पासी के साथ सर्वेश तिवारी, आवाज़ इंडिया, मुंबई। एसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने साफ किया कि किसी भी संगठन को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस अब सोशल मीडिया पोस्ट की भी निगरानी कर रही है। वहीं मीरा भाईंदर की गलियों में भाषावाद का जो शोर उठा, उसमें प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित रहेगा या राजनीतिक रंग और गहराएगा, ये देखना बाकी है। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये कांग्रेस के आदिवासी विरोधी चेहरे को दिखाता है। खड़गे ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी अपमान किया है। सभी लोग मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की निंदा कर रहे हैं। खड़गे राष्ट्रपति को बिना किसी सम्मान के मुर्मा जी कहकर संबोधित करते हैं और फिर अंत में उन्हें भूमाफिया बताते हैं। बीजेपी प्रवक्ता भाटिया ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के इशारे पर रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष की तरह आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी, महिला विरोधी और संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि सिर्फ फर्जी गांधी परिवार के सदस्य ही देश में संवैधानिक पदों पर बैठ सकते हैं। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मांग की है कि वे अपने बयान पर माफी मांगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में आदिवासी विरोध मानसिकता, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का अपमान किया है, दलित विरोधी मानसिकता, जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेके चलते हैं, उन्हीं के इशारे पर रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं कि पूरा भारत, हर नागरिक भारत का, आदिवासी समाज, दलित समाज, महिला, सब आज निंदा कर रही हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी, ध्यान दीजिएगा, आदरणीय नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी नहीं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी को हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया, रामनाथ कोविंद जी नहीं, कहते हैं कोविड, रामनाथ कोविंद जी को कोविड बुला रहे हैं, हमने प्रेसिडेंट बनाया। हां, वही बनाए, काहे के लिए बनाए? हमारे लिए बनाए, हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए, हमारे जंगल छीनने के लिए बनाए। महाराष्ट्र विधानमंडल के मॉनसून सत्र में आज एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला और विरोध का तरीका भी कुछ हटकर चुना। महाराष्ट्र विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट सहित महाविकास अघाड़ी के सभी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। विपक्ष की मांग है कि राज्य में जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की जाए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सदन को बिना प्रतिपक्ष नेता के चला रही है, जो लोकतंत्र का अपमान है। आज देश के मुख्य न्यायाधीश महाराष्ट्र विधानसभा के दौरे पर आने वाले हैं। इसे लेकर भी विपक्ष ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि जब देश के मुख्य न्यायाधीश यहां आने वाले हैं तो भी देखेंगे कि किस तरह सदन में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। करीब 1 घंटे से ज्यादा धरना देने के बाद चीफ जस्टिस के आगमन को देखते हुए प्रदर्शन को अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया। पूरे मसले पर हमारे संवाददाता ने कांग्रेस की विधायक ज्योति गायकवाड़ से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक ज्योति गायकवाड़ जी। मैम, आज ये जो विधानसभा की सीढ़ियों पर जो हंगामा हो रहा है, उसकी वजह क्या है? मैं आज अपने यहाँ के सर न्यायाधीश जो उच्च पदस्थ है वो भूषण गवई साहब यहाँ आने वाले हैं, लेकिन उनके स्वागत के लिए विरोधी पक्ष नेता होना चाहिए। ये गरिमा है, ये सभागृह का एक नियम है और उस नियम को डावल के ये इसको बाजू में रखे अभी विरोधी पक्ष नेता नहीं बनाया गया है और उसके लिए हम बारंबार बोल रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं कि मैं बाद में करूंगा, बाद में सोचूंगा, बाद में बताऊंगा। तो जिस समय जिसकी उपयुक्तता है वो होनी चाहिए, क्योंकि हर निर्णय आप बाद में हो करेंगे ये नहीं चलेगा और इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है।
लेकिन इसके लिए कुछ नियम है ना, ये जो नेता है विरोधी पक्ष का, उसके लिए कोई नियम है, 10% कुछ सीट ऐसा कुछ नियम नहीं है। अभी आप यहाँ खड़े हो गए तो आपने सुना होगा कि ऐसे कुछ नियम नहीं है। कम मतदान होके, कम लोग होके भी आदमी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने जो बीजेपी को ये किया था, विरोधी पक्ष नेता किया था दिल्ली में, ऐसी घटना हुई है तो इसको आधार पे आप यहाँ भी कर सकते हैं वैसे सेम। तो अभी चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं उसे लेकर आप क्या करेंगे? उनको हम स्वागत ही करते हैं, पहले स्वागत करेंगे और हमारा जो निर्णय, हमारा जो ये है क्या बोलते प्रस्ताव है वो उनके सामने रखेंगे। ये हमारी ये थी ज्योति गायकवाड़ जी, उनका बोलना है कि चीफ जस्टिस जाएंगे, हम उनके सामने अपनी बात रखेंगे, उनका स्वागत करेंगे। कैमरामैन संतोष दिस्से के साथ अंजन कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई। अमेरिका के ट्रेड वॉर का नया मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जापान और साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगाने के ऐलान के साथ ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा और खासतौर पर स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट सेक्टर पर असर डालेगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर कोई देश तीसरे देश के जरिए अमेरिका में माल भेजेगा तो उस पर भी टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने कोरियन कंपनियों को ऑफर दिया है, अगर वे अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगी तो उन्हें टैक्स से छूट मिलेगी। ट्रंप ने चेतावनी दी है और कहा है कि अगर साउथ कोरिया ने जवाबी टैरिफ लगाया तो अमेरिका भी अतिरिक्त शुल्क जोड़ देगा। इस कदम को चीन और यूरोप के खिलाफ चल रही व्यापारिक रणनीति का विस्तार माना जा रहा है। ट्रंप का ये फैसला अमेरिकी चुनाव साल में आर्थिक राष्ट्रवाद की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। भारतीय सराफा बाजार में आज सोना और चांदी महंगा हुआ। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज 24 कैरेट सोना 10 ग्राम की कीमत बढ़कर 97,195 रुपये है। राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 96,806 रुपये पर है, जो सोमवार को 96,350 रुपये थी। 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो आज 88,982 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है। वहीं चांदी का भाव 1,07,690 रुपये किलो है, जो सोमवार को 1,07,24 रुपये थी। आपको बता दें कि इन कीमतों में जीएसटी ऐड नहीं होता है और ज्वेलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देना होगा। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा विंबलडन 2025 के दौरान साथ में नजर आए। उन्होंने नोवाक जोकोविच और एलेक्स डी मिनाउर के बीच हुए मैच को देखा। जोकोविच ने पहला सेट हारने के बाद धमाकेदार कमबैक किया और मैच जीत लिया। विराट कोहली ने जोकोविच को उनकी जीत की बधाई देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, क्या मैच था, या ग्लेडिएटर डीजे ओकरनोल के लिए हमेशा की तरह ही था। अनुष्का और विराट दोनों ही अपनी लेटेस्ट फोटो की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। वे सेंटर कोर्ट स्टैंड में स्टाइलिश अंदाज में नजर आए। विराट कोहली और अनुष्का की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। विराट को क्लासी टेलर्ड टैन ब्राउन ब्लेजर में देखा गया। अनुष्का वाइट कलर के स्कर्ट, ब्लेजर और मैचिंग टॉप में नजर आई। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के चौथे दौर में एलेक्स डी मिनोर को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अब क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का मुकाबला फ्लावियो कोवोलिक से होगा। ये नोवाक जोकोविच की विंबलडन टूर्नामेंट में 101वीं जीत थी। और आवाज समाचार में लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। भारतीय क्रिकेट की
नई दिशा देने वाले दादा यानी कि सौरव गांगुली के जन्मदिन पर उनके फैंस को एक और बड़ी खुशखबरी मिल गई है। सालों से चर्चा में रही उनकी बायोपिक को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। खुद गांगुली ने एक कार्यक्रम में इस बात की पुष्टि की है कि बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव उनकी भूमिका निभाएंगे। कोलकाता के वर्धमान में आयोजित कार्यक्रम में गांगुली ने कहा, मेरे हिसाब से राजकुमार राव मेरी भूमिका निभाएंगे, लेकिन उनकी डेट्स की दिक्कतें हैं, इसलिए फिल्म को आने में अभी वक्त लगेगा। इस घोषणा के साथ ही रणवीर कपूर और आयुष्मान खुराना जैसे बड़े नामों की अटकलों पर भी विराम लग गया है। बताया जा रहा है कि राजकुमार के पास दमदार स्क्रिप्ट है और अब वो बल्ले की जगह एक्टिंग का कमाल मैदान में दिखाने को तैयार है। इस फिल्म का निर्देशन करेंगे विक्रमादित्य मोटवानी और स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं अभय कुराणे। खास बात यह है कि फिल्म के मेकर्स पहले ही सौरव गांगुली से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मिल चुके हैं और रिसर्च का काम जोरों पर चल रहा है। बायोपिक में सिर्फ उनकी क्रिकेटिंग करियर ही नहीं बल्कि बीसीसीआई अध्यक्ष बनने तक के सफर को दिखाया जाएगा। मैदान की आक्रामकता हो या फिर बोर्ड की राजनीति, हर पहलू स्क्रीन पर दिखेगा। अब देखना होगा कि MS धोनी 83 जैसी फिल्मों की कतार में दादा की कहानी किस ऊंचाई तक पहुंचती है। फैंस को उम्मीद है कि ये फिल्म उन्हें गर्व, जोश और जुनून से भर देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे दादा भरते थे मैदान में। फुलेरा गांव एक बार फिर से चुनावी रंग में रंगने वाला है। जी हां, पंचायत वेब सीरीज के 5वें सीजन का ऐलान हो चुका है, जिस सीरीज के गांव की गलियां, पंचायत की राजनीति और दिल से जुड़ी कहानी को हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंचाया। वही पंचायत अब अपने 5वें अध्याय की तैयारी में है। रिंकी का किरदार निभा रही सांबिका ने बताया कि हफ्ते पहले ही हिंट दे दिया था कि नया सीजन आ रहा है और अब प्राइम वीडियो ने भी मुहर लगा दी है। पंचायत 5 अब ऑफिशियली डेवलपमेंट में और 2026 में रिलीज होने जा रहा है। पंचायत सीरीज ने पहले ही देश के करोड़ों दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। जितेंद्र कुमार यानी कि हमारे प्यारे सचिव जी, रघुवीर यादव और नीना गुप्ता की दमदार तिकड़ी फिर से लौटेगी और इस बार फुलेरा गांव में कई अनसुलझे सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। क्या सचिव जी वाकई MBA के लिए गांव छोड़ देंगे? रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, प्रधान जी को गोली किसने मारी? पंचायत के 4थे सीजन के लिए कई दिलचस्प मोड़ छोड़े थे और अब 5वां सीजन उन्हीं रहस्यों की परत को खोलेगा। दर्शक बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर तो पंचायत 5 की घोषणा ने धमाका सा मचा दिया है। VF यानी कि वायरल फीवर की ये सीरीज दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में है। फिर से गांव की राजनीति, प्यार और इमोशन को स्क्रीन पर उतारने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि पंचायत का अगला सत्र कितना मजेदार, सस्पेंसफुल और दिल को छू लेने वाला होगा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि फुलेरा का बिगुल फिर से बजने वाला है और पंचायत 5 धमाल मचाने आ रहा है, वो भी पूरे देसी तड़के के साथ। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद रॉकिंग स्टार यश एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं और वो भी 2 धमाकेदार फिल्मों के साथ। एक तरफ है टॉक्सिक जो कि मार्च 2026 में रिलीज होगी और दूसरी है नीतीश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण, जिसमें यश रावण का किरदार निभाते नजर आएंगे। रामायण में रणवीर कपूर राम के रोल में होंगे और साई पल्लवी सीता की भूमिका निभाएंगी। फिल्म का पहला पार्ट 2026 की दिवाली पर और दूसरा 2027 में आएगा। दिलचस्प बात यह है कि यश की ये पहली हिंदी फिल्म है और वो भी नेगेटिव रोल में। यश पिछली बार 2022 में KGF 2 में नजर आए थे, जिसने वर्ल्ड वाइड 1215 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 2018 की KGF और फिर 2022 की KGF 2 से यश ने पैन इंडिया स्टारडम हासिल किया था। अब देखना होगा कि 2026 की ये दोनों फिल्में एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर वही इतिहास दोहरा पाती हैं या फिर नहीं। इस शुक्रवार यानी 11 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी क्योंकि 3 अलग अलग जॉनर की बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं शयाना कपूर की फिल्म आंखों की गुस्ताखियां की। ये उनकी डेब्यू फिल्म है जिसमें विक्रांत मैसी उनके अपोजिट नजर आएंगे। फिल्म रॉक्सकिन बॉन्ड की शॉर्ट स्टोरी पर आधारित एक रोमांटिक ड्रामा है। ट्रेलर और गाने को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पांस मिला है। दूसरी बड़ी रिलीज है राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर की मालिक, जो एक क्राइम एक्शन ड्रामा है।
फिल्म उत्तर प्रदेश के एक गैंगस्टर की कहानी पर आधारित है। राजकुमार राव का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन सीन्स फिल्मों की खासियत है। वहीं सुपर हीरो फैंस के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि इसी दिन रिलीज हो रही है हॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म सुपरमैन। क्लार्क कैंट की वापसी पर भारत में भी जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई सुपरमैन को बड़े पर्दे पर देखने को उत्साहित है। तीनों फिल्मों की रिलीज से साफ है कि इस वीकेंड सिनेमा घरों में भीड़ और कमाई दोनों में बवाल तय है। देखना यह होगा कि दर्शक रोमांच चुनते हैं, गैंगस्टर का ड्रामा या फिर सुपर हीरो का एक्शन। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।